हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड। आज हम दो चीजों को एक साथ देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे, ज्योग्राफी भी साथ में देखेंगे और मैप को भी देखेंगे। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट है HCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन मेंबर कंट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1996 में संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था और उस समय इसमें 5 देश थे, इसीलिए इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये 5 देशों ने मिलकर के संघाई 5 नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। 2001 की बात है, उसमें उज्बेकिस्तान भी मिल जाता है और उसके बाद में इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो HCO है इसमें 2017 में इंडिया और पाकिस्तान अस्ताना में इसकी मीटिंग हुई थी और उसी अस्ताना मीटिंग में, अस्ताना जगह का नाम है, उसी मीटिंग में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर कंट्री बन गए थे। मतलब वर्तमान समय में प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो 8 मेंबर कंट्री हैं। तो ये हमने मैप देख लिया, ये रशिया है, ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और ये चाइना। HCO इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके 2 परमानेंट बॉडी हैं, वो दोनों हमें ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाता है कभी कभी इसकी परमानेंट बॉडी कौन कौन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 परमानेंट बॉडी, एक तो इसका सेक्रेटरीट जो बीजिंग में है और दूसरी इससे रिलेटेड है RATS, RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये बेस्ड है ताशकंद में। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि HCO की 2 परमानेंट बॉडीज के नाम पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे आपको मल्टीपल चॉइस में, या फिर RATS ऑफनली सीन इन न्यूज और किससे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है RATS, तो हमें पता होना चाहिए HCO से रिलेटेड करता है और इसकी परमानेंट बॉडी है। टेररिस्ट से लड़ने के लिए एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है RATS। तो ये HCO के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को अच्छे से स्टडी किया, इसके मैप को अच्छे से स्टडी किया। ओके, अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल, आसाम रिकॉर्ड हाई टर्नआउट इन फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स। अभी हमारे इंडिया में कुछ स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं और बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम, उन दोनों स्टेट में इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट फेज के पोल्स हो गए हैं और काफ़ी हाई लोगों का इसमें इंक्लूजन देखने को मिला है, कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अगर देखो, ये तो देखो चुनाव की बात है, इलेक्शन की बात है, नॉर्मल बात है कि हमने बेसिक देख लिया कि हाँ भाई चुनाव चल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हमारे इंडिया में जो पहले वोटिंग एज थी वो थी 21 एज, लेकिन किस अमेंडमेंट एक्ट से इस 21 एज को कम करके 18 एज में कन्वर्ट किया गया, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत ये जो वोटिंग एज है इसको रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया था। ये आज का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूज, ओवर 50% डोंट वियर मास्क, फाइन गवर्नमेंट सर्वे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कोविड-19 के केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर के लोगों में अवेयरनेस है। गवर्नमेंट सर्वे ने ये बोला है कि 90% लोगों में अवेयरनेस है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क के बारे में 90% लोगों को पता है, लेकिन ओनली 44% एक्चुअली में मास्क पहनते हैं। इसी की वजह से जो कोविड-19 के केसेस दोबारा सेकेंड वेव देखने को इंडिया में मिल रही है। पहले भी हमारे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर पास कर दिया है, स्पेशली जो एयरप्लेन से रिलेटेड, कि अगर कोई भी पैसेंजर कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए एयरप्लेन में प्रवेश करता है तो उसको नो लिस्ट में कई दिनों तक डाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर। उसका बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो नो लिस्ट में डाला जा सकता है उसका नाम, और काफ़ी लंबे समय तक उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। लोगों में अवेयरनेस है लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसके लिए मतलब लोगों को, ये जो कोविड-19 के जो केसेज बढ़ रहे हैं उनको अगर हमें कम करना है तो हमें मास्क पहनना ही होगा। तो ये आप लोगों के लिए भी गाइडलाइन है, प्लीज़ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क कैरी कीजिए, हाथ में नहीं, अपने मुंह के ऊपर, और मुंह पर भी सिर्फ
अपनी चिन को कवर करने के लिए, बल्कि प्रॉपरली अपने माउथ को कवर करना है। नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 कास्ट ए शैडो ओवर हरिद्वार कुंभ मेला। कोविड-19 के जिस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं, उससे हरिद्वार जो कुंभ मेला है, जिसके बारे में डिसीजन लिया गया है कि सिर्फ पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ 1 मंथ के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और बहुत कम लोग इसमें मिल पाएंगे। तो कोविड-19 के जो केसेज बढ़ने की वजह से इस कुंभ मेले के ऊपर जो एक तरीके से छाया, शैडो जो है वो मंडरा रही है, हो सकता है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब अगर कुंभ मेला, ये टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कुंभ मेला 4 जगह इंडिया में इसको भरा जाता है। प्रयागराज, जहाँ पर गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती नदी का कन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर। हरिद्वार, जहाँ पर गंगा नदी मिलती है, गंगा नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ पर अल्टरनेट, मतलब कभी हर 3 साल में एक जगह बढ़ता है, 4 साल में एक जगह बढ़ता है, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह, ठीक है। तो इस बार 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला फिल होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के केसेज की वजह से हो सकता है कि इसको टाल दिया जाए या फिर कुछ गाइडलाइंस के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाए। ये जो कुंभ मेला है ना, इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इनटेंजिबल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला गया है। इनटेंजिबल क्या होता है? जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जिस चीज को आप छू सकते हो, वो होता है टेंजिबल। और कुंभ मेला आप फील कर सकते हो कि हाँ कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला को देखने की चीज थोड़ा है, मतलब मेला है, लोग आते हैं, फील होता है, लेकिन ऐसे थोड़ा है कि कुंभ मेला एक इंसान है, उसको आप टच करके देख सकते हो कि अरे ये कुंभ मेला है, नहीं। तो जिस चीज को आप टच करके नहीं दे सकते वो होता है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है कुंभ मेला को। नेक्स्ट न्यूज, मिलियन डिपेंड्स ऑन तीस्ता, हसीना टेल्स मोदी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी बांग्लादेश जो हमारा नेबर कंट्री है, वहां पर 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं वहाँ की इंडिपेंडेंस को लेकर के। इसी को सेलिब्रेशन किया जा रहा है और हमारे पीएम मोदी को वहाँ पर बुलाया गया। तो कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने ये बोला है कि तीस्ता रिवर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों की बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन वो तीस्ता रिवर के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ पॉइंट को लेकर के कंसर्न है, जिसे उसमें एक मेजर कंसर्न है तीस्ता रिवर को लेकर के। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है और शेख हसीना बोल रही हैं कि हमारा जो प्रॉपर शेयर है वो हमें मिलना चाहिए। तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। इसका मैप हम देख लेते हैं। ओरिजिन हिमालय, जेमू ग्लेशियर के पास से इसका ईस्टर्न हिमालय, जहाँ पर जेमू ग्लेशियर और पाहुडी ग्लेशियर जो है वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है सिक्किम से, और सिक्किम से निकल करके ये हमारे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। वेस्ट बंगाल में प्रवेश करके उसके बाद में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में फुलचोरी के पास में, फुलचोरी रंगपुर के पास में ये जो जमुना नदी है, जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, तो रंगपुर के पास में ये जमुना नदी में मिल जाती है। तो तीस्ता रिवर के वाटर शेयर को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है। तो ये तीस्ता रिवर के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम देख लेते हैं कि और किस किस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम है। एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया और बांग्लादेश को हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। पिछले 2020 में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग मारे गए क्योंकि बॉर्डर में वो इलीगल तरीके से इंडिया में प्रवेश कर रहे थे। तो हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जो बांग्लादेश बॉर्डर की प्रोटेक्ट करती है, उन लोगों ने फायरिंग की और उससे उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक मेजर इशू है इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के। तो इस बारे में डिस्कशन किया गया है कि जो बॉर्डर होगी इंडिया और बांग्लादेश की, उसको पीपल ओरिएंटेड बॉर्डर मैनेजमेंट के रूप में इनिशिएट किया जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉकडाउन इन दिल्ली सेज हेल्थ मिनिस्टर। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने ये डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट अब कोविड-19 के लिए लॉकडाउन की नहीं सोच रही है। पिछले साल हमने लॉकडाउन लगाया, लेकिन जो अल्टरनेट हमें देखना होगा, लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है कोविड-19 का, क्योंकि दोबारा से जिस तरीके से सर्ज देखने को मिल रही है और हमारी इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से एक तरीके से अपलिफ्ट होने लगी है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया तो जो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है वो दोबारा से स्लो डाउन चली जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ओवर 90 प्रोटेस्टर्स किल्ड इन म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, जिसे हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट की बॉर्डर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार में 1 फरवरी को वहां पर डेमोक्रेसी को टर्न करके मिलिट्री ने अपने हाथ में सारा शासन ले लिया था और तब से लेकर के आज तक वहां पर रेगुलर प्रोटेस्टर चल रहा है। और उन प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी रेगुलर डेथ हो रही है, क्योंकि आर्मी ये चाहती है कि आर्मी वहां की जो पावर है, सत्ता जो है, उसको शेयर नहीं करना चाहती। बड़ी मुश्किल से वहां पर पार्शियल डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन दोबारा से आर्मी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, चाइना सैंक्शंस यूएस कैनेडियन इंडिविजुअल्स। चाइना को प्रॉब्लम क्या है? चाइना का जो जिंजियांग रीजन है वहां पर उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो माइनॉरिटी में हैं, उनके खिलाफ काफ़ी एट्रोसिटीज होती हैं, वायलेंस होते हैं। उसी को लेकर के पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की जा रही है कि इस रीजन में जो आप उइगुर माइनॉरिटी में कम्युनिटी है आपके यहाँ पर, उसके ऊपर एट्रोसिटीज बंद कीजिए। अभी चाइना ने अभी यूके के ऊपर भी बैन लगा दिया था, जब उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस हैं उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने बोला कि उइगुर जो माइनॉरिटी में हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब इसी को लेकर के चाइना ने यूएस और कैनेडियन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी बैन लगा दिया है, क्योंकि वो भी इन्हीं उइगुर्स को लेकर के कुछ मतलब एक तरीके से सैंक्शंस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज, चाइना ईरान साइन ए 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अभी चाइना के जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 6 देशों की यात्रा पर हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, यूएई, बहरीन एंड ओमान। इसके साथ में ही उन्होंने ईरान के साथ में 25 ईयर का एक स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट को साइन किया है। ये जो कोऑपरेशन पैक्ट है वो पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक कंपोनेंट्स को कवर करेगा। देखो, ये जो कोऑपरेशन है उसी टाइम सामने आया है जब जो यूएस है वो दोबारा से ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील को साइन करना चाहता है। पिछले राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप वो न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ टाइम लिमिट के आधार पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं मिस्टर ओबामा के द्वारा, तो परमानेंट ईरान के ऊपर सैंक्शंस होने चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि जब हम इस एग्रीमेंट से बाहर आएंगे ना, तो ईरान सामने से एग्रीमेंट साइन करेगा और हम और ज़्यादा सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा पाएंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और दोबारा से उन्होंने अपने जो भंडार है न्यूक्लियर डील में जो उन्होंने साइन किए थे, उन सारी डील एग्रीमेंट को तोड़ करके दोबारा से उन्होंने अपने जो खजाने हैं, जो एक तरीके से वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। यूरेनियम को स्टोर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब यूएस के नए राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन वो चाहते हैं कि दोबारा से इस एग्रीमेंट को साइन कराया जाए, न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट को। लेकिन अभी देखो, चाइना और रशिया ने कुछ बातें बोली। उन्होंने बोला कि जो पहले एग्रीमेंट थे, जो पहले गाइडलाइंस थी, ऑर्डर थे, लॉ बनाए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग मिस्टर जो बाइडेन को JCPOA, इस न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट को जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, P5+1 के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको अनकंडीशनली रिटर्न करना चाहिए यूएस को इस एग्रीमेंट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI नीडेड, बाइडेन टेल्स बोरिस। मिस्टर बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने यूके के ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने बोला कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको हमको मिल करके उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। मिस्टर बाइडेन ने ये बोला कि हमारे जो क्वेड मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इन्होंने मिलकर भी जो यूएस का हम अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में काउंटर करने की कोशिश की जा रही है चाइना को, और एरिया में भी हम और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो आपस में मिले और चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ के लाएं। इसके अलावा उन्होंने बात की कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के। मिस्टर जो बाइडेन ने बोला कि क्वेड पार्टनर जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में 1 बिलियन वैक्सीन को प्रोवाइड करवाएंगे 2022 तक। नेक्स्ट न्यूज,
कैरी टू विजिट इंडिया इन अप्रैल अहेड ऑफ बाइडेन्स क्लाइमेट चेंज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस साल COP26 मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में और उसी को लेकर के अप्रैल में सबमिट करना चाहते हैं। 22-23 में 40 लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में जो COP26 में जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उनको उससे पहले अपना एक तरीके से प्रिल्यूड बनाने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिनसे मिस्टर बाइडेन ने हाथ पीछे खींच लिए थे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसको दोबारा से रिजॉइन उन्होंने किया है। तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो री एंट्री है वो शानदार हो, इस समिट में जो टारगेट फिक्स किए गए थे उनको अचीवल किया जाए, जो भी टारगेट है उनको दोबारा से रिकंस्टिट्यूट किया जाए। इसीलिए ये एग्रीमेंट जो COP26 की मीटिंग होगी उससे पहले एक तरीके से प्रिल्यूड होगा। तो इस एग्रीमेंट में चाइना, जो भी पड़ोसी देश है, 40 मेंबर्स कंट्रीज ये जो मीटिंग होगी अप्रैल में उसमें आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज जैसे मार्शल जो आइलैंड्स हैं इन सबको, जमैका को इसमें बुलाया गया है। भूटान, बांग्लादेश जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको भी इस समिट में इनवाइट किया गया है। और बांग्लादेश इज लो लाइंग नेशन एंड एट हाई रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और सी लेवल इंक्रीज होने से जो देश बिल्कुल सी लेवल के नीचे गिरते हैं, तो सी लेवल इंक्रीज होने से उनकी बहुत सारी जो लैंड है, जो उनका एरिया है, ग्राउंड है, वो वाटर से सबमर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज और उसके ऊपर सीरियसली हमें वर्क करना होगा। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज से है, यहाँ देखिए, विल इंट्रानेजल वैक्सीन गिव स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी। देखो, बहुत सारी रिसर्च चल रही है। अभी जो भी वैक्सीन दी जाती है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती है। कोविड-19 की देख लो या फिर आपकी कोई भी वैक्सीन देख लो। तो इस आर्टिकल में बात बोला गया है कि रिसर्च चल रही है कि क्या वैक्सीन को आप इंट्रानेजल दे सकते हो। अगर आप इंट्रानेजल वैक्सीन दोगे तो इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं, जैसे आपको इतना जो एक तरीके से मतलब इंजेक्शन इन सब में जो आपको इतना खर्चा आता है वो खर्चा नहीं होगा, आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अब कोविड-19 के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पहले ट्रेन किया गया कि किस तरीके से उनको वैक्सीन लगानी है। तो अगर इंट्रानेजल वैक्सीन लगाई जाती है तो आपको ट्रेंड जो वर्कर्स है उनकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस पर आपको इतना खर्चा नहीं करना होगा। तो इस इंट्रानेजल वैक्सीन को लेकर के रिसर्च चल रही है। इंडिया में जो भारत बायोटेक है उसको दिया गया है 4 फेज में, 4 जगह पर, हैदराबाद, नागपुर, पटना और चेन्नई, 4 साइट में इसकी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। उसमें देखा जा रहा है कि ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर ये क्लियर होता है कि इंट्रानेजल वैक्सीन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो रिसर्च की जा रही है माइस और मंकी के ऊपर, उसमें बोला गया है कि नाकों के थ्रू जब वैक्सीन दी जा रही है तो आपके जो एक तरीके से जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, न्यू स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी सीन इन वेस्ट साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट। हमारे इंडिया के कोस्ट वाले रीजन में रेड एल्गी की नई स्पीसीज देखने को मिली है। ये जो स्पीसीज है ना, स्पेशली इसमें कुछ ऐसे बायो मॉलिक्यूल पाए जाए हैं कैरागिनन, जो फूड इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है। तो एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कंसर्न और है इस रेड एल्गी को लेकर के कि ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है उसकी वजह से ये जो रेड एल्गी है इसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक तरीके से देखो, क्लाइमेट चेंज हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो हमने टारगेट फिक्स किया है वो हमें अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारा एनवायरनमेंट से लेकर के बायोडाइवर्सिटी सब कुछ चेंज हो जाएगा। हर तरीके का जो प्रोसीजर है उन सब में चेंजेज हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, संडे वाला दिन है, संडे को एडिटोरियल पेज नहीं आता, उसकी जगह FAQ पेज आता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूरे वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे उन सबको इसमें अच्छे से डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट न्यूज अफगान एंड गेम को लेकर के है। अफगानिस्तान जिसमें काफ़ी लंबे समय से
प्रॉब्लम्स चल रही है। 1996 से 2001 तक वहाँ पर तालिबान का शासन रहा और पिछले साल जब मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय तालिबान के बीच में और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके तहत 1 मई डेडलाइन है जिसमें यूएस को अपने ट्रूप्स को यहाँ पर निकालना है। अब इस अफगानिस्तान से रिलेटेड इंडिया की क्या विजन है, यूएस का क्या विजन है और अफगानिस्तान खुद का क्या विजन है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूएस की बात करते हैं। यूएस के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन वो सियोल, जापान की राजधानी टोक्यो, इंडिया की विजिट पर आए। अचानक वो अफगानिस्तान गए। उन्होंने देखा कि पीस प्रोसीजर के लिए क्या क्या वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी सामने नहीं निकल करके आ रहा है। रेगुलर तालिबान के साथ बात चल रही है लेकिन फिर भी सीज फायर रेगुलर चल रहा है। तो वहाँ के यूएस के जो राष्ट्रपति वो चाहते हैं कि हमें ये तो पता है कि 2022 तक जो हमारे ट्रूप्स हैं वो नहीं रहने वाले अफगानिस्तान में, लेकिन एक परमानेंट एक रोड मैप तो हो, तालिबान किसी बात पर सहमत तो हो। सीज फायर रेगुलर चल रहा है, पीस प्रोसीजर की कुछ बात ही नहीं चल रही है, राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में कुछ बात ही नहीं है। तो इस तरीके से एक लंबे समय तक यूएस ने जब अपने यहाँ पर सोल्जर्स को रखा है, अपना टाइम अपना मनी यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो बिना किसी एग्रीमेंट के यूएस बाहर कैसे आ सकता है। तो मिस्टर बाइडेन इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि बाहर तो हम आ जाएंगे, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान खुद की सरकार खुद चलाए, पावर उसके हाथ में हो, लेकिन कम से कम जो बात है, जो क्लियर विजन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। यूएन भी इसमें कोशिश कर रहा है कि रीजनल जो कंट्रीज हैं वो इसमें सहायता करें। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या चाहती है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हनीफ अल्तमर इंडिया की विजिट पर आए। उन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति अशरफ गनी वो चाहते हैं कि समय से पहले वहाँ पर इलेक्शन हो, अफगानिस्तान को भी, तालिबान को भी इसमें इन्वाइट किया जाए और जो भी जिसके पास भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो उसको चलाए, लेकिन चलाए तरीके से। पहले राइट्स के ऊपर बात की जाए, राइट्स को शेयर किया जाए, राइट्स के ऊपर एग्रीमेंट साइन हो कि सब कुछ महिलाओं के, चिल्ड्रन के, लोगों के जो पर्सनल राइट्स हैं उन सबको क्या किया जाएगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखो अफगानिस्तान ये चाहता है कि जब तक इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा इस पीस प्रोसेस में, तब तक यहाँ पर कोई भी पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी जो ट्रोइका हुई मॉस्को में, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया लेकिन इंडिया को शामिल नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इंडिया को शामिल किया जाना चाहिए था। मॉस्को में अभी तालिबान को और इसके अलावा जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसको आमने सामने लाया गया ताकि वो बातचीत हो सके। तो अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें बोला गया है कि इंडिया को उसमें शामिल किया जाए। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है। देखो इंडिया का हमेशा से जो विजन है वो क्लियर है कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान ओन्ड, अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस होना चाहिए। मतलब बाहर वाले लोग आकर के यहाँ पर पीस प्रोसेस एस्टेब्लिश करें, उसमें कोई रोल नहीं है। अफगानिस्तान को खुद को आगे आना होगा और अफगानिस्तान को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद को सोल्व करना होगा। डायरेक्टली बात की जाए तालिबान के साथ में, हालांकि इंडिया की कोई बात नहीं हुई अभी तालिबान के साथ में। तो ये इंडिया चाहता है। इंडिया ये भी चाहता है कि किसी के पास भी पावर हो, चाहे तालिबान के पास हो चाहे वो हो, लेकिन जो राइट्स हैं वीमेन के, माइनॉरिटीज़ के, चिल्ड्रन के, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया जाए और इन सबको जो एक तरीके से मतलब जो भी डेमोक्रेसी है ना उसको आप मेंटेन करो, चाहे पावर किसी के भी हाथ में हो। नेक्स्ट न्यूज, द इंटरवल बिटवीन कोविशील्ड जैप। देखो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। हमारे इंडिया में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। मान लो 100 डोज दी जा रही है तो उसमें 90 डोज कोविशील्ड की है। अब कुछ रिसर्च हो रहे हैं रेगुलर कोविशील्ड को लेकर के, तो उसी रिसर्च में सामने ये आया कि कोविशील्ड की 2 जो डोज हैं उनके बीच का ड्यूरेशन अगर बढ़ा दिया जाए, इंटरवल टाइम को बढ़ा दिया जाए, तो इसकी जो एफिकेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को लेकर के फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी इंडिया की, इसने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन
एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 मतलब NTAGI या NEGVAC, इनकी जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर उन्होंने स्टेट को बोला है कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच में जो इंटरवल है उसको इंक्रीज करना चाहिए। ये बोला गया पहले 6 सप्ताह तक था, 4 से 6 सप्ताह मैक्सिमम, अब 8 सप्ताह मतलब मैक्सिमम 8 वीक्स होना चाहिए। 2 डोज मिले कोविशील्ड की उसके बीच में। देखो जो रिसर्च हुआ उसमें ये बोला गया कि जब इंटरवल को जैसे जैसे बढ़ाया गया ना, तो उस तरीके से जो एफिकेसी डाटा है वो और ज़्यादा, इम्यूनिटी जो है, जो एंटीबॉडीज बॉडी में बिल्ड हो रही हैं वो और ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो रही हैं। लेकिन इसका एक कारण ये भी बताया गया है कि इंडिया में कोविड-19 के जो केसेज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी ये प्रोसीजर हो सकता है। इंडिया में जो वैक्सीन का जो निर्माण है वो इंडिया देखो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन को भेज रहा है, तो इसकी वजह से एक तरीके से इंडिया कट भी कर रहा है कि अभी कुछ समय के लिए जो पहले संख्या नंबर ज़्यादा थे वैक्सीन के पूरे वर्ल्ड में कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत भेजने के, अब उस नंबर को कुछ समय के लिए कम कर दिया गया है, क्योंकि बंद नहीं किया गया है, कम कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया में जो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि कम से कम जो इंटरवल जो बढ़ाया जाएगा उसमें कम से कम एक वैक्सीन, एक डोज जो है वो सभी लोगों को प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। लेकिन इस बात में ये भी बोला गया है कि एक वैक्सीन की जो एक डोज दी जाती है ना, उससे प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता है, बल्कि जो प्रॉपर टाइम के बाद में अगर सेकंड डोज टाइम पर नहीं दी गई तो जो पहली डोज का जो असर होने वाला है, जो इफेक्ट होने वाला है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज, परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन इन आर्मी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इशू है इसके ऊपर 2 बार वर्डिक्ट दिया है। पिछले साल 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बलवीता पूनिया में भी ये दिया था कि वीमेन ऑफिसर्स को आर्मी में एक परमानेंट कमीशन के रूप में ग्रांटेड दी जाए। लेकिन समय के साथ में जब ये देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ में परमानेंट कमीशन बना दिया गया था, लेकिन वीमेंस के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी वजह से उनको फिजिकली और मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो उसी को लेकर के 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उसमें दोबारा बोला कि आर्मी का जो सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो महिलाओं का जो परमानेंट कमीशन, मतलब एक दिया गया था डिसीजन कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन होना चाहिए आर्मी में, वो उस परमानेंट कमीशन के लिए महिलाओं का जो एक सिलेक्शन इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है और उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परमानेंट कमीशन का जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर महिलाओं के राइट्स की हम बात करें तो 1992 में यूनियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये बोला कि नॉन कॉम्बैट ब्रांचेज में महिलाओं को एज ए ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। 2008 में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया और जज, एडवोकेट जनरल एंड आर्मी एजुकेशन कोर्ट्स में जो महिलाएं हैं उनको परमानेंट कमीशन के रूप में एक्सटेंड कर दिया गया। अब धीरे धीरे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनमें वीमेन काम कर रही हैं, उन एरिया में वीमेन के लिए परमानेंट कमीशन आर्मी में भी डिक्लेयर कर दिए गए, जैसे आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स एंड इंटेलिजेंस कोर्प्स। देखो ये सब कुछ तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बोला गया है कि आर्मी में अभी तक जो मैन है उनका सुपीरियरिटी है, उनका डोमिनेंस है, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मैन के द्वारा बनाए गए हैं। तो पहली बात ये मेजरली सामने निकल कर के आ रही है कि जो रूल्स जब बनाए जाएं तो उस कमेटी में स्पेशली कोई वीमेन भी शामिल होनी चाहिए। तो वीमेन को लेकर के क्या इश्यूज हैं वो एक वीमेन ही अच्छे से क्रिएट कर पाएगी। दूसरा, इस आर्टिकल में हम एक बात बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार डिसीजन दे रहा है कि वीमेन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, क्योंकि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें वीमेन का लेजिस्लेचर से लेकर के हर एरिया में वीमेन का रोल ज़्यादा है और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से वहाँ के कंट्री काम कर पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जितने भी जजेज हैं उसमें केवल एक विमेन जज है, और स्टेट हाई कोर्ट्स की बात करें तो 1079 पोस्ट हैं और जिसमें से 1000 से ज़्यादा मैन हाई कोर्ट में जज हैं। तो
सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे रहा है, अगर उस डिसीजन को पहले सुप्रीम कोर्ट खुद के ऊपर अप्लाई करे कि विमेन को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन विमेन का बढ़ाया जाए हर एरिया में, जुडिशरी लेवल हो जाए, आर्मी लेवल हो जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, हर एरिया में, स्पेशली जो लीडरशिप वाला एरिया है, अगर उनमें विमेन का जो एक पावर वाली जो पोस्ट होती है उसमें विमेन का रोल ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, तो जो हमारी डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ज़्यादा से अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।